Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we have come up with a summary on key direct tax changes as per budget 2023. We all know that on 1st February 2023 budget was introduced by our finance minister and there were a lot of direct tax changes. So in this video we are going to highlight or we are going to discuss those key direct tax changes. So let us start. So the first and the foremost and the most important amendment which came was related to slab rates, was related to slab. बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि नया स्लैब क्या आया था, हमें पहले ये जानना होगा कि बजट से पहले का क्या सिचुएशन था। तो बजट के पहले एक ओल्ड स्कीम होता था और एक नया स्कीम एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, सो बजट के पहले भी ये एक ओल्ड स्कीम एग्जिस्टेंस में था। तो 2022-23 जो ईयर अभी खत्म होने वाला है और 2023-24 जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंज नहीं है। मतलब लेट अस सी दिस कि अप टू 2,50,000 ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं था। 2,50,000 से 5 लाख पे जो टैक्स रेट थे वो 5% थे। 5 लैक्स और 10 लैक्स के बीच में जो टैक्स रेट्स थे वो 20% एंड अबव 10 लैक्स जो टैक्स रेट था वो था 30%। ये ओल्ड टैक्स रेजिम था, 5%, 20% और 30%। बट इस ओल्ड टैक्स रेजिम की एक खास बात ये थी कि ये रेजिम हमें इन्वेस्टमेंट अलाउ करता था। मतलब हम अगर अपने म्यूचुअल फंड इक्विटी सेवर स्कीम्स में अगर पैसे लगाते थे या फिर प्रोविडेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है या हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो हमें उसका डिडक्शन मिल जाता था ओल्ड टैक्स रेजिम में। ठीक है, आइए ओल्ड टैक्स रेजिम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और मानते हैं कि हमारी सैलरी है 7 लाख रुपए की और अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम में हुआ करते थे तो उसमें हमारा टैक्स कितना बनता। तो आपकी अगर 7 लाख की सैलरी थी और आपने म्यूचुअल फंड खरीद के रखे थे टैक्स सेवर वाले, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए के, तो आपका ओल्ड स्कीम में कैसे कंप्यूटेशन होता वो समझते हैं। जैसे सैलरी है आपकी 7 लाख रुपए की, उस 7 लाख में से आपको एक स्टैंडर्ड का डिडक्शन मिलता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। तो बैलेंस कितना बच गया, 7 लाख में से 50 गया, 6,50,000। उसमें से आपका जो भी 80C का इन्वेस्टमेंट होता था, हमने यहाँ माना है कि हमने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है तो 1.5 लाख और माइनस हो जाएगा और हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, 5 लाख। इनकम कितनी हो जाएगी, 5 लाख। इस ओल्ड स्कीम में एक बेनिफिट और था कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो हम 87A में आपको रिबेट दे देंगे, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कंडीशन थी कि 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो आइए इस 5 लाख की इनकम पे टैक्स देखते हैं ओल्ड स्कीम के हिसाब से। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% का टैक्स था, तो 2.5 लाख का 5% आप निकालिए कितना होगा, 12,500। 12,500 हमारा टैक्स आया। बट इस 12,500 का हमें रीबेट मिल जाता था सेक्शन 87A में। तो 12,500 का हमें रिबेट मिल जाता था 87A में और हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई नील। तो आप देखते हैं कि ओल्ड स्कीम में जो एग्जिस्ट करता था बजट से पहले, 7 लाख की सैलरी में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ होता था 1.5 लाख तक का तो हमारा टैक्स लायबिलिटी जीरो हुआ करता था। ठीक है, अब बजट के पहले हमारे पास एक नया स्कीम भी था जिसको हम लोग न्यू टैक्स रेजिम बोलते हैं। तो बजट से पहले भी एक न्यू टैक्स रेजिम हुआ करता था जो कि बोलता था कि पहले 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना और उसके बाद में 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर 7.5 लाख पे 10%, 7.5 के ऊपर 10 लाख पे 15%, 10 लाख के ऊपर 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 के ऊपर बट 15 लाख तक 25% एंड अबव 15 लाख 30% टैक्स रेट। ये न्यू टैक्स रिजीम भी बजट के पहले था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टैक्स रेट 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है। बट ओल्ड स्कीम में 5 के बाद में सीधा 20 था, फिर 30 था। तो ये नया स्कीम फेवरेबल लग रहा था। बट इस नए स्कीम का एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें 80C में अगर हमने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता था। अगर हमने जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी नहीं मिलता था। इनफैक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ डिडक्शंस हमें नए टैक्स रेजिम में नहीं मिलता था एक्सेप्ट टू,
ये दो है जो खाली हमें डिडक्शन पहले मिलते थे। ये दो कौन से हैं? एक तो है कि आप नए एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस में रिक्रूट करते हैं तो उसका डिडक्शन 80 डबल जे डबल ए में मिलता था, और 80 सीसीडी 2 में आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट करता था तो उसका डिडक्शन मिलता था। तो ये दो को छोड़ के और कोई डिडक्शन नहीं था, इसीलिए यहाँ पे टैक्स रेट के 5% था, 10% था, 15% था। तो अब आइए देखते हैं कि अगर 7 लाख की सैलरी है मेरी, ठीक है, तो हम नए स्कीम में अगर जाते तो हमारा क्या टैक्स होता। तो 7 लाख की सैलरी है, हमने मान लीजिए 1.5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ एटीसी में, तो नए टैक्स रेजिम में टैक्स क्या होता? 7 लाख की सैलरी होता। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता 50,000 का। ग्रॉस इनकम 7 लाख, उसमें से क्या 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन? नहीं, मैंने कहा था कोई डिडक्शन नहीं मिलता था नए स्कीम में। तो इनकम कितना हो गया? 7 लाख। अब इस 7 लाख पे टैक्स नए स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट अगर करते हैं तो आएगा, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, फिर जो 2.5 लाख है उस पे 5% का टैक्स रेट है, तो 5% कितना होगा 2.5 लाख का? 12,500, ठीक है। और 5 लाख के ऊपर कितना बचा? 2 लाख। इस 2 लाख पे टैक्स रेट था 10%, तो 10% कितना होगा 2 लाख का? 20,000। तो टैक्स कितना बना? 32,500। तो बजट के पहले जो नया रेजिम था उसमें अगर हम कोई उसमें अगर हमारा कोई इनकम 5 के ऊपर अगर चला जाता था तो हमें टैक्स देना पड़ता था। अगर यही इनकम 5 लाख तक होता तो यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 87A का रिबेट मिल जाता। बट क्योंकि 5 लाख को क्रॉस कर गया है तो हमें टैक्स एज पर स्लैब्स देना होगा, और हमारा टैक्स कितना आया? 32,500। तो बजट के पहले भी नया स्कीम और ओल्ड स्कीम हुआ करता था, ठीक है। तो अब बजट में ऐसा क्या हुआ कि चेंजेस आया है? तो बजट में चेंजेस ये आया है कि बजट ने पहले तो नए स्कीम के अंदर अब 50,000 का अलाउ कर दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो अब बजट आया है उसके अंदर नया स्लैब आया है, उसके अंदर एक पहला फायदा दिया गया है कि 50,000 का डिडक्शन अब आपको नए स्कीम में भी मिलेगा। तो ओल्ड स्कीम में भी मिलता था, अब नए स्कीम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड माइनस हो जाएगा सैलरी से। दूसरा बेनिफिट जो बजट लेके आया है वो बोलता है कि अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, 7 लैक्स है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील। और ये ठीक है, तो 7 लाख से ऊपर अगर नहीं जाएगा तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील। ये दो बेनिफिट बजट पे आया, और बजट ने नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया, ये न्यू टैक्स रेजीम को चेंज कर दिया। ओल्ड टैक्स रेजीम अभी भी वही का वही है, बट जो न्यू टैक्स रेजीम था उसको चेंज कर दिया। चेंज क्या किया देखिए, अब ये जो मैक्स बेसिक एग्जेम्पशन जो था कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको कर दिया 3 लाख, उसको कर दिया 3 लाख। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख के ऊपर 6 लाख तक 5% का टैक्स, 6 के ऊपर 9 लाख तक 10% का टैक्स, 9 लाख से ऊपर बट 12 लाख के अंदर 15% का टैक्स, 12 लाख के ऊपर 15 लाख के अंदर 20% का टैक्स, और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स। और क्या किया? एडिशनल 50,000 का डिडक्शन दे दिया, और बोल दिया कि अगर 7 लाख तक, अगर 7 लैक्स को अगर आपकी इनकम क्रॉस नहीं करता है 7 लैक्स को, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आइए उसी 7 लाख की सैलरी पे अब जो बजट ने नया अमेंडमेंट लेके आया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 7 लाख की सैलरी है, 80C में मान लीजिए 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन है, तो सैलरी 7 लाख का हो गया। क्या अब हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? यस। अब नए बजट जो आया है उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में भी मिलेगा। तो 7 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 6,50,000। क्या 80C मिलेगा? नहीं, 80C नहीं मिलेगा। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 6,50,000। 6,50,000 पे नए रेजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कीजिए। नया रेजिम क्या है? अभी हमने पढ़ा है ये। तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 3 लाख पे 5% का टैक्स, 5% आप कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख पे कितना आएगा? 15,000। और बचा कितना? 6,50,000 में से 50,000 बच गया, इस पे आ जाएगा 10% का टैक्स, 5,000। टोटल टैक्स कितना हो गया? 20,000। क्या हमें ये 20,000 पे करना होगा? द आंसर इज नो। 87A के रिबेट को चेंज कर दिया गया और बोला
कि 7 लाख तक की इनकम पे अगर कोई टैक्स आता है तो 87A में आपको 100% टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। मतलब पूरे 20,000 रुपए का हमें रिबेट मिल जाएगा। तो 87A के थ्रू ये रिबेट दिया गया और बोला कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आई होप दिस अमेंडमेंट इज क्लियर। तो अब हम अगर बोलें कि जो नया स्लैब आया है सर, न्यू टैक्स रिजीम जो आया है, उसके अंदर कौन कौन से डिडक्शन है उसका समरी अगर बोल दे तो समरी ये है कि ये 2 डिडक्शन तो पहले ही मिलता था न्यू टैक्स रिजीम में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। उसमें 3 और ऐड कर दिया है। क्या? एक तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में ऐड कर दिया 50,000। दूसरा कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अग्निवीर कॉर्पस में कुछ फंड इन्वेस्ट करता है वो डिडक्शन मिल जाएगा 80CC(H) सब सेक्शन 2 में। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो ओल्ड स्कीम में पहले भी इसका डिडक्शन मिला करता था, अब नए स्कीम में भी डाल दिया कि हाँ नए स्कीम में भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना होगा? लोअर ऑफ द टू, जो भी आपको इनकम मिलेगा उसमें से डिडक्शन मिलेगा कितना? लोअर ऑफ द टू, 15,000 और 33 1/3% ऑफ योर इनकम, विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 5 डिडक्शन ऐसे हैं जो नए स्कीम में है, बाकी नए स्कीम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आया सरचार्ज में चेंज, सेकेंड बड़ा चेंज आया है सरचार्ज में। अगर ओल्ड स्कीम की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं 5%, 20% और 30% वाले स्लैब में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम का सरचार्ज है वो अभी भी वही रहेगा। ओल्ड स्कीम का सरचार्ज ये था कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम अगर आपको है आपकी, तो इनकम पे आपको 10% टैक्स पे आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच पे 15% का सरचार्ज था। 2 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी इनकम होती थी बट 5 करोड़ तक, तो आपको 25% सरचार्ज देना पड़ता था। और 5 करोड़ के ऊपर आपका सरचार्ज था 37%। तो अभी जो ईयर खत्म हुआ है 22-23, उसमें ये सरचार्ज ओल्ड स्कीम में था और अब जो अगला साल आएगा उसमें भी यही रहेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो आज भी आपको यही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट अगर आप नई टैक्स रिजीम में जाते हैं, अब आप नई टैक्स रिजीम में जाते हैं तो इसको तो भूल जाइए। नई टैक्स रिजीम में मतलब 23-24 में आप जाते हैं तो आपका जो सरचार्ज होगा वो इस प्रकार होगा कि 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% रहेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम अगर है तो 15% का सरचार्ज रहेगा, 2 करोड़ को अगर क्रॉस करता है तो 25% सरचार्ज रहेगा। ये वाला हट गया। मतलब अब 2 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको मैक्सिमम जो सरचार्ज देना पड़ेगा वो होगा 25%। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट ये तभी आपको मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर गए तो आज भी 37% है। तो इससे जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, एमएमआर आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है? आप कैलकुलेटर में 30% आपका फाइन हाईएस्ट रेट होता है, उस पर सरचार्ज आप ऐड कर दीजिए 37% का, प्लस 4% का सेस ऐड करेंगे तो 42.744% का मैक्सिमम मार्जिनल रेट हुआ करता था ओल्ड टैक्स रिजीम में। आज भी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो यही रेट है। बट न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप आज जाते हैं तो आपका सरचार्ज और ये सब मिला के आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट 39% हो गया है। सो 42 से गिर के हो गया 39%। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक पॉइंट और है कि ये जो नया टैक्स रेजिम है ये आपका डिफॉल्ट रेजिम माना जाएगा। मतलब हर एसएससी के लिए बोल दिया जाएगा कि आपको न्यू टैक्स लगेगा, न्यू टैक्स रेजिम आप पे लगेगा। अगर आपको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना है तो आप कर सकते हैं, आप इस स्कीम से छोड़ के आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जा सकते हैं, बट डिफॉल्ट आप पे यही स्कीम एप्लीकेबल है। ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल का बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आप हर साल ये चेंज कर सकते हैं। बट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम होने से सिर्फ एक बार आपको चेंज करने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, इसमें आया है चेंजेस। नंबर 3, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के 2 सेक्शन में चेंज है, 44AD, 44ADA। 44AD बिजनेसेस के लिए था, 44AD प्रोफेशनल्स के लिए था। सिंपल था कि अगर आपकी टोटल टर्नओवर जो आपका 2 करोड़ से अगर ज्यादा नहीं है तो आप
44 AD में जा सकते हैं और 8% ऑफ योर टर्नओवर इनकम डीम करके उस पर टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, 8% डीम्ड इनकम माना जाता था। 44 ADA में क्या होता था कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख को क्रॉस नहीं किया है तो आप 44 ADA में जा सकते हैं और 50% आपकी इनकम को डीम कर लिया जाता था। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू प्रमोट नॉन कैश इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कैश का जो ट्रांजैक्शन है उसको कम करने के लिए एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपके बिजनेस और प्रोफेशन में जो कैश का रिसीट है, कैश पैसा जो आता है आपको, वो सिर्फ 5% है। आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट का सिर्फ 5% कैश रिसीट आता है। तो आपको एक बेनिफिट दिया जाएगा कि आप बिजनेस अगर है तो आपको 2 करोड़ से ये बढ़ा के कर देंगे 3 करोड़, मतलब कि 3 करोड़ तक भी आपका अगर टर्नओवर है तो आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। और 44 ADA में बोल दिया गया कि अगर आपका कैश रिसीट सिर्फ 5% है तो आपका ये 50 लाख से बढ़ा के कर दिया जाएगा 75 लाख, मतलब 75 लाख तक का ग्रॉस रिसीट भी अगर आपको होता है तो आप 44 ADA में जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन सेक्शन 54 एंड 54F। 54 सेक्शन और 54A समहाउ रिलेटेड है, दोनों ही हाउसिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 54 में है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हाउसिंग प्रॉपर्टी को बेच के नया हाउस खरीद लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं तो जितना आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है नए घर खरीदने में उतने का आपको 54 में एग्जेम्पशन मिलता है। 54F में क्या है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के, अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के अदर देन हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर नया हाउस प्रॉपर्टी, नया घर कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज कर लेते हैं तो 54 में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इन दोनों ही सेक्शन में बोल दिया गया है कि अगर आपका जो नया घर आपने जो खरीदा है उसका कॉस्ट 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उस एक्सेस अमाउंट को इग्नोर कर दिया जाएगा और 10 करोड़ ही सिर्फ कंसीडर होगा। मतलब 10 करोड़ के ऊपर का अगर आपका कॉस्ट है, नए घर का जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस एक्सेस को इग्नोर कर दिया जाएगा और सिर्फ 10 करोड़ कंसीडर किया जाएगा 54 एंड 54F में। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, स्टार्टअप लॉस कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो चेंज आया है बजट में जो प्रपोज किया गया है वो स्टार्टअप के लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है। सेक्शन 679 एक सेक्शन है रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेक्शन 79 में लिखा गया है कि इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज आर दोज कंपनी जिसमें पब्लिक का ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता, इसको आप प्राइवेट कंपनीज के तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज में अगर शेयर होल्डिंग में चेंज आता है, देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग एनी ईयर, तो जो पुराने सालों का लॉसेज है उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड तभी मिलता है अगर आपका 51% शेयर होल्डिंग सेम होता है। कौन सा सेम? जिस साल में आप लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करना चाहते हैं उस साल के एंड में जो 50% वोटिंग पावर वाली जो शेयर होल्डिंग है वो सेम होनी चाहिए उस साल में भी जिस साल में आपको लॉस हुआ था, इन द ईयर ऑफ लॉस, तभी आपको सेट ऑफ मिलता है। ठीक है, बट उसमें एक प्रोवाइजो है एलिजिबल स्टार्टअप के लिए कि अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी है तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं 51% वाला, फिर भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ मिल जाएगा। बट उसमें कंडीशन ये है कि जिस साल में आपको लॉस होगा उस साल में जो जो आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स थे वो सारे शेयर होल्डर्स आज भी मौजूद होने चाहिए इस साल में जब आपको ये सेट ऑफ करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो कौन से लॉसेस स्टार्टअप को अलाउ होते थे? 7 साल तक, मतलब इनकॉर्पोरेशन से 7 साल के अंदर जो भी लॉसेस होता था वो स्टार्टअप कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। उस 7 साल को पीरियड को बढ़ा के कर दिया है 10 साल। तो मतलब स्टार्टअप अपने इनकॉर्पोरेशन डेट से 10 साल के अंदर के लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, अगर कंडीशन यही है कि लॉस जिस साल में हुआ है उस साल में जो जो शेयर होल्डर्स थे वो सारे शेयर होल्डर्स करंट ईयर में जिस साल आप सेट ऑफ करना चाहते हैं उस साल भी होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ये यहाँ पे एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग आपको पता ही है आज के दिन, तो 115 BBJ इंट्रोड्यूस किया गया है और बोला है कि अगर आपको ऑनलाइन गेम से कोई इनकम होता है तो नेट
मतलब जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया और जितना आपने को आपको मिला उसका जो नेट अर्निंग्स जो होगा उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें टीडीएस भी कटेगा। सेक्शन 194 BA के अंदर देने वाला जो आपको पे करेगा वो टीडीएस काटेगा। और टीडीएस कब काटेगा? साल के एंड में जो आपके अकाउंट का नेट बैलेंस होगा ना, नेट विनिंग बैलेंस, उस पे टीडीएस काटेगा। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ किए तो विड्रॉल पे भी टीडीएस कटेगा नेट विनिंग अमाउंट पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो बड़ा चेंज आया है वो आया है टीडीएस रेट ऑन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विड्रॉवल। आपको पता है कि अगर आप ईपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 5 साल रखने के बाद अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर टीडीएस भी नहीं कटता। 5 साल से पहले अगर आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्सेबल होता है। तो 192A एक एग्जिस्टिंग सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स में जिसमें टीडीएस का प्रोविजन है कि अगर आप एक्यूमुलेटेड बैलेंस विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% टीडीएस कटेगा आपका, ठीक है। उसमें एक प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो जो बोलता है कि अगर 50,000 से कम का अमाउंट है आपका, जो विड्रॉ जो आपने किया है वो 50,000 से कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है कि जिसको पैसा मिल रहा है एम्प्लॉय को पैन देना होगा, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर शो करना होगा। अगर वो शो नहीं करता है तो टीडीएस एमएमआर पे कटेगा, टीडीएस मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे कटेगा। अभी आपने पढ़ा था मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये सेकेंड प्रोवाइजो को ओमिट कर दिया गया है। सेकेंड प्रोवाइजो हैज बीन ओमिटेड नाउ। तो अब अगर एम्प्लॉय पैन फर्निश नहीं करेगा तो उसको 20% का उस पर टीडीएस कटेगा। सेक्शन 206AA। तो पहले 30% प्लस 30% का जो टीडीएस रेट था वो घटा के अब कर दिया गया है 20%, ठीक है। अगर पैन नहीं देगा, पैन अगर दे देगा तो 10% का टीडीएस रेट है। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन। एक सेक्शन है सेक्शन 10(10)AA, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कुछ लीव्स मिलते हैं साल भर में जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और अगर साल के एंड में वो यूटिलाइज आप नहीं कर पाते, मान लीजिए आपको 10 छुट्टियां मिली बट आप 8 ही यूटिलाइज कर पाए, जो 2 बच गई है उसको आप इनकैश करा सकते हैं अपनी कंपनी से, मतलब उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। उस लीव इनकैशमेंट पे हम लोग को 10(10)AA में एग्जेम्पशन मिलता था, प्रोवाइडेड हमने ये जो कैश रिसीव किया है वो रिसीव कब किया है, रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन पे। मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर हम लीव इनकैशमेंट करवाते हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। बट रिटायरमेंट के समय अगर हमारी कुछ छुट्टियां बच जाती है और उसको हम इनकैश करवा लेते हैं तो वो रिटायरमेंट के वक्त अगर पैसा मिला है तो उसमें टैक्स लगता था। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट था, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट था 10(10)AA में। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल होता था। और उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ एग्जेम्पशन मिलता था। उस एग्जेम्पशन का मैक्सिमम जो था वो था 3 लाख रुपया। गवर्नमेंट को कोई लिमिट नहीं था, जितना कैश करवाया पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता था। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पूरा एग्जेम्पशन नहीं था, मैक्सिमम एग्जेम्पशन था 3 लाख रुपया। इस मैक्सिमम एग्जेम्पशन को बढ़ा के कर दिया 25 लाख रुपए। तो अब मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं 10(10)AA में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 194N। 194N आपको पता है एक टीडीएस का सेक्शन है जहां पे अगर हम 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉवल करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो हमें टीडीएस काटेगा बैंक्स वगैरह। 1 करोड़ से ऊपर का अगर विड्रॉवल होता है तो टीडीएस कटता है 194N पे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये बेनिफिट दिया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ रुपए तक विड्रॉ कर सकता है और कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 3 करोड़ को अगर क्रॉस करता है तो टीडीएस कटेगा। तो ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये वो 10 बड़े चेंजेस है डायरेक्ट टैक्सेस के जो इस बजट में आया है। थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस और हो सकते हैं बट मेजर चेंजेस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।